Good morning, dears. Today I am going to discuss about new topic, areas under the curve. Areas under the curve. यानी by using integration we have to find the area of the curve under the given boundary. What do you mean by, firstly I am asking about what do you mean by the integration? Integration is just the area of the boundary, area of the curve under the given boundaries. See here, if we have areas under the curves, इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ NCERT. चैप्टर नंबर 8 ऑफ NCERT. ठीक है, फॉर क्लास 12. चैप्टर 8 है, ठीक है, क्लास 12. So I asked about what do you mean by integration. I asked about what do you mean by integration. So integration is the area of the curve under the given boundaries. Area of the curve under the given boundaries. आइए कैसे इंटीग्रेट करते हैं? इंटीग्रेट जो ऐसे करते हैं ये देखा जाए. Suppose we have this curve y equal fx. Y equal fx, and we have two boundaries. We have two boundaries. X equal a to x equal b. Or let we have a width delta x, we have a with delta x or dx and making a rectangle. Suppose this one. This is dx. ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया. सिमिलरली इसी तरह के सेवरल रेक्टेंगल्स वी हैव टू फॉर्म. सेवरल रेक्टेंगल्स वी हैव टू फॉर्म with dx. With dx. Dx is this way. Now rectangle is this one. This one. So here this area is the sum of all rectangles. Sum of all rectangles with dx. With dx. But what about dx? ये एरिया बच रहा है, ये एरिया बच रहा है, ये एरिया बच रहा है, इस तरह से एरिया बचता रहेगा. तो क्या ये एग्जैक्ट एरिया है? नो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एरिया. दिस इज अप्रोक्सीमेट एरिया. Approximate area. But if dx tending
टुवर्ड्स 0, यानी dx यानी विद इज सो स्मॉल, विद इज सो स्मॉल, सो स्मॉल, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा है विद, या इतनी कम है कि ये रेक्टेंगल लगभग लगभग पूरे एरिया को एक्वायर कर जाएगी, ये पूरे कर्व में आ जाएंगे। सो अगर ध्यान होगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल मैंने बताया था, इस विद को मैंने h लिया था और मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट a टू b इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a, ये लेंथ हो गई, और h विद है, और h क्या है, वो बहुत छोटी, बहुत छोटा करते जाए, यानी हम इसको भी अगर 4-5 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट जो एरिया आएगा, रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा, वो रेक्टेंगल्स का एरिया कैसा होगा, वो कर्व को एक्वायर किया होगा, वो कर्व के मैक्सिमम पार्ट को ले चुका होगा। तो fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस fa प्लस n-1h, ये आपको ध्यान होगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में मैंने बताया था, nh की b माइनस a if n इज नंबर ऑफ पार्ट्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी पार्ट्स को हम इतने ज्यादा पार्ट में ब्रेक कर दें कि वो टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब सोचिए इसके हम हजारों पार्ट कर दें, हजारों से भी बढ़ा दें, तो 1000 पार्ट करने पे विद क्या होगी, बहुत छोटी हो जाएगी, और उसका भी 10 टाइम्स करते तो विद क्या होगी, 1/10 और हो जाएगी, यानी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगी, और उस केस में इस कर्व का पूरा एरिया एक्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स at a to b. This is integration of fx dx at a to b. यही इंटीग्रेशन है, यही एरिया अंडर द कर्व है जो कि इंटीग्रेशन के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का असली मतलब ही यही है कि हम उस कर्व का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। यह हम लोग मोस्टली फिजिक्स में भी यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन अगर फिजिक्स में यूज हो रहा है तो ये भी मान के चलिएगा कि आप एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं अगर इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व की यही आपकी डेफिनेशन है, ए इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, या इंटीग्रेशन y dx at a to y इक्वल एफ एक्स, y dx at a to b। तो किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको y कहते हैं, ये dx है, y dx यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उन सभी का समेशन, सभी रेक्टेंगल्स का समेशन ए से बी तक जितने भी रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उन सभी का समेशन ही क्या है, एरिया ऑफ दिस कर्व, ठीक है, अंडर दीज टू बाउंड्रीज, एरिया ऑफ दिस कर्व अंडर दीज टू बाउंड्रीज, यही एरिया है। अब मान लीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस के अलाउंग है, ये अलाउंग एक्स एक्सिस है, अलाउंग वाई एक्सिस भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। So keep it in your mind. अब along y एक्सिस करने के क्या करेंगे हम, वही बात जो x एक्सिस के साथ है वो y के साथ हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है, जो बात x एक्सिस के साथ है वही y एक्सिस के साथ भी आ जाएगी।
वाई एक्सिस के साथ कैसे लेंगे? सपोज दिस इज फंक्शन x is a function of y, y equal a to y equal b, और with is dy, with is dy, and this is x या f of y, x या f of y। तो एरिया क्या होगा? इस जो रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं उन सभी का समेशन कर देंगे। आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, एक रेक्टेंगल का एरिया, फिर दूसरे रेक्टेंगल का एरिया, फिर तीसरे रेक्टेंगल का एरिया। इस तरह से करते करते जो n रेक्टेंगल्स फॉर्म हुए थे उन सभी के एरिया का समेशन है, उन सभी के एरिया का समेशन है, जिसे हम fx dx से डिनोट कर रहे हैं। तो अब y एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा? a इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई एट y इक्वल a टू y इक्वल b, या इंटीग्रेशन ऑफ x dy a टू। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एरिया अप्रोक्सीमेट एरिया होता है, ये पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, बहुत माइन्यूट एरर होता है, बहुत ही माइन्यूट एरर होता है। यानी एक्चुअल एरिया अंडर दिस कर्व और एरिया विद दिस फार्मूला, ये दोनों में बहुत ही माइन्यूट एरिया तो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, जो कि निग्लेजेबल होता है, विच इज निग्लेजेबल। सो निग्लेजेबल जब होता है तो हम यानी इसको किसी भी तरीके से इक्वलिटी के बराबर हम कह सकते हैं, यानी इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि निग्लेजेबल पोर्शन होता है जो छूट रहा होता है। अगर हम पार्ट्स और बढ़ा देंगे तो वो निग्लेजिबिलिटी और रिड्यूस होती जाएगी, और उस एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो लगभग इस पूरे कर्व के बाउंड्री के एरिया के इक्वल ही होगा। तो वो एक तरह से जो है एक निग्लेजेबल स्थिति होती है, जो कि अप्रोक्सीमेशन की होती है। यहाँ पे हम इसीलिए इक्वलिटी होल्ड करा के चल रहे हैं। अब आइए, ये तो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है। ये मैंने आपको बताया कि कोई एक कर्व दिया है, दो बाउंड्रीज दिया है, हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, टू और मोर कर्व्स। आइए इसको भी देख लेते हैं। एरिया बाउंडेड बाय टू और मोर कर्व्स। सपोज कीजिए ये एक कर्व है और ये दूसरा कर्व है, और हमें इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। ये सपोज कीजिए y इक्वल एफ एक्स है और दिस इज y इक्वल जी एक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करना क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये करना होगा कि हम ये देखें कि ये जो पॉइंट जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करें। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स, और यही हमारी बाउंड्री बनेगी, यही हमारी क्या बनेगी? बाउंड्री बन जाएगी।
सपोज कीजिए ये x इक्वल ए है, ये पॉइंट ए और ये x इक्वल बी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हुए हमें बाउंड्रीज का पता लगाना है, क्योंकि विदाउट बाउंड्रीज तो हम एरिया फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। विदाउट बाउंड्रीज तो हम एरिया फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। तो बाउंड्रीज का हमने पता लगा दिया, x इक्वल ए से x इक्वल बी तक ये बाउंड्रीज है। अब हमने क्या किया, अपर कर्व का एरिया लिया बाय यूजिंग रेक्टेंगल्स, समेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। ये y है, ये हमारी विड्थ dx है। अब y को हम fx भी कह सकते हैं, y इक्वल fx है। और फिर उस तरह से हमें एरिया कौन सा आया, हमें ये पूरा एरिया आया, हमें ये इस पूरे एरिया का पता चल गया। वी फाइंड दिस एरिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एंड फिर हम क्या करेंगे, जो बॉटम कर्व है उसका भी एरिया निकालेंगे विद द सेम विड्थ। यही dx, ये y है, ये gx है। अब हमने इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ द रीजन ए बी एन एम, ए एक्स बी एन एम या ए पी बी एन एम। और फिर हमने इसका एरिया निकाल लिया, बॉटम कर्व से एरिया निकाल लिया। ये एरिया क्या आया, ए क्यू बी एन एम, ये एरिया हमारा बॉटम कर्व का है। और आप देख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, एरिया ऑफ द बाउंड्रीज, एरिया ऑफ द टू कर्व्स अंडर द बाउंड्रीज, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स अंडर द बाउंड्रीज। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब आप समझ गए होंगे हमको करना क्या है। हमें रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, यानी रेक्टेंगल का एरिया ए से बी तक सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx ए टू, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। यही दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया अंडर द टू बाउंड्रीज। जरूरी नहीं है हर बार माइनस हो, कहीं पे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि प्लस भी हो सकता है, वहां पे बस आपको ये देखना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसी सिचुएशन बन रही है, फिगर क्या बन रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ द गिवन कर्व्स, then find the point of intersection, that means the boundaries from where to where we have to find the area. Third thing, फिर हम according to question हम
रीजन जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है उसे सेलेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट, फिर एप्लीकेशन हम अप्लाई कर देंगे, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे जो रिक्वायर्ड एरिया होगा। सो कीप द एल्गोरिथम इन योर माइंड व्हाट आई हैड सेड। फर्स्ट थिंग, फर्स्टली क्या करना है हमें, फर्स्ट थिंग वी हैव टू ड्रॉ द फिगर of the given curves. We have to draw the figures of the given curves. First thing. Second thing, find the point of intersection. That means the boundaries. That means the boundaries under the curves lies. Third thing, set the region which we have to find out. And next, apply the integration rule, definite integration rule, and find the area under the curves. अब सपोज कीजिए यही कर्व आगे जाकर के इंटरसेक्ट फिल कर जाए, ठीक? तो अपर कर्व कौन हो जाएगा, gx हो जाएगा, लोअर कर्व कौन हो जाएगा, fx, और बाउंड्री कौन सी चलेगी, b से लेके जहां पे आएगा, मान लीजिए वो सी पॉइंट है, बी से सी की बाउंड्री चलेगी, ठीक है? तो आप जैसे ही फिगर आउट करेंगे आपको सब चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो मेक इट नोट डाउन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन वो 6 मार्क जाता है, ठीक है? एक ही क्वेश्चन और सीधे 6 मार्क्स का। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आइए अब हम लोग एक आध क्वेश्चन से इस चीज को क्लियर करें। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। The question is find the area enclosed between parabola 4y equal 3x square and the straight line 3x minus 2y plus 12 equal 0. 3x minus 2y plus 12 equal 0.
what we have to find out? Find the area enclosed between the parabola 4y equal 3x square and the straight line 3x minus 2y plus 12 equal 0. Find the area enclosed between the parabola 4y equal 3x square and the straight line (3x minus 2y plus 12 equal 0). Solution V है पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? पैराबोला का इक्वेशन क्या है? 4y equal 3x square. This is upward parabola. X square equal 4 by 3y. X square equal 4 by 3y. ठीक है? अपवर्ड पैराबोला with vertex at the origin 0 0 and the straight line (3x minus 2y equal plus 12 equal 0) या 2y equal 3x plus 12 with slope 3/2 and y intersect 6. अब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 3x स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2, ये 1 कह दीजिए, ये 2 कह दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 ये 3x स्क्वायर इक्वल 2 into 2y 2y की वैल्यू ये है 3x स्क्वायर 3 से सब डिविजिबल है x स्क्वायर इक्वल 2x प्लस 8 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। सिंप्लीफाई करेंगे 4 to the 8 यानी x इक्वल माइनस 2 एंड x इक्वल 4। x इक्वल माइनस 2 एंड x इक्वल 4। ठीक है, ये हमारी लिमिट आ गई। अब हम फिगर आउट करेंगे। फिगर आउट कर लेते हैं हम लोग। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। ठीक है, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस हमारी, ये वाई एक्सिस, एंड स्लोप ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला का इक्वेशन क्या था?
3x² इक्वल 4y या 4y इक्वल 3x²। और इसका क्या है, इसका है 2y इक्वल 3x + 12। बाउंड्रीज का क्या है, x इक्वल -2, ये ओरिजिन हो गया, ये x इक्वल 4। और हमें फाइंड आउट करना है ये एरिया दिस सेकंड रीजन। You can easily see that upper curve is straight line and lower curve is parabola. Upper curve is straight line and lower curve is parabola. तो area, required area, this is integration of upper curve y equal what? 3/2x + 6 dx। कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, -2 to 4। एंड लोअर कर्व इज पैराबोला y इक्वल 3/4x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/4x² dx, -2 to 4। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अगर देखिए ध्यान से, मैंने जैसे कहा पहले आपके क्या कर्व है, फिगर आउट कर लीजिए, फिगर आउट करके और फिर सॉल्व करके बाउंड्रीज निकाल लीजिए, फिर सेडेड रीजन आप बना लीजिए। अपने आप आपको इजी लगने लग जाएगा कि क्या होगा। अब x का इंटीग्रेशन x²/2 यानी ये हो गया 3/4x², 3/4x² + 6x, और इसका हो जाएगा दिस इज x³ यानी 1/4x³। और कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक। अपर लिमिट 4 पे वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर 16/4 यानी 4 × 3 = 12 प्लस 6 × 4 = 24, 4 का क्यूब यानी ये हो गया 64/4 यानी 16, -2 पे ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 हो गया, -12, -2 का क्यूब -8, 4 × 2 = 8, -2 +2। This is what 20, 5 - 12 -7, 5 - 12 -7 -7 यानी 27 स्क्वायर यूनिट्स, 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्या क्या हमको करना है, पहले हमें कर्व के बारे में पूरी जानकारी रख लेना है, कर्व जिससे हम फिगर आउट कर सकें। ये जानकारी नहीं होगी तो फिगर आउट करने में दिक्कत हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिगर आउट करेंगे, फिर सॉल्व करके बाउंड्रीज निकालेंगे, फिर एरिया सेलेक्ट करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके हम एरिया अंडर द कर्व्स फाइंड आउट कर लेंगे।
इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा, पहले कर्व के बारे में पूरी जानकारी जान लीजिए और इसके लिए आपको क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन, ये 2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए जिससे आप उनको फिगर आउट कर सकें। ठीक है, कौन कौन से? कोनिक सेक्शन एंड स्ट्रेट लाइन, ये दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए। जब ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से आपको आएंगे तो आप कर्व के बारे में पूरी जानकारी रखते होंगे, इसका मतलब, और उस केस में आपको फिगर आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर बाद में इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको आने चाहिए। इंटीग्रेशन, जनरल इंटीग्रेशन के फार्मूले अगर आपको अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद उसकी डेफिनेट वैल्यू निकाल लीजिए, यानी आप एरिया अंडर द कर्व्स फाइंड आउट कर लेंगे। आप इस पे और भी क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर प्रॉब्लम्स। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।